तो मैं भी साथ चलूं। तुम लकड़ियाँ काटते रहना, मैं किसी तालाब के किनारे बैठकर जंगल का दृश्य देखूंगी। ठीक है चलो। कुछ ही देर में दोनों जंगल के अंदर पहुंच गए। चारों ओर घना जंगल था। बलराम और राधा एक तालाब के पास पहुंच गए। तभी राधा की नजर वहां बैठी एक सुंदर लड़की पर पड़ी। इस घने जंगल में ये लड़की कौन है? पता नहीं, मैंने तो पहले कभी से यहाँ नहीं देखा। चलो उससे पूछते हैं। राधा और बलराम उस लड़की के पास चले गए। सुनो, तुम कौन हो? यहाँ अकेली क्या कर रही हो? मैं खुद नहीं जानती कि यहाँ कैसे आई। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। तुम्हारा नाम क्या है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा नाम रूपमणि है। लगता है इसकी याददाश्त चली गई है। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। कैसी बातें कर रहे हो? इसे अकेले छोड़ देंगे तो इसका क्या होगा? अगर किसी जंगली जानवर की नजर पड़ी या किसी निर्दयी आदमी ने इसे देख लिया तो? बलराम गहरी सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद बलराम रूपमणि से बोला, बेटी, क्या तुम हमारे साथ चलोगी? यहाँ जंगल में रहोगी तो खतरा हो सकता है। बलराम और राधा उसे अपने घर ले गए। अगले दिन बलराम का पड़ोसी सुखिया उसके घर आ पहुंचा। रूपमणि को देखकर वो चौंक पड़ा। ये लड़की कौन है बलराम? बलराम और राधा एक दूसरे को देखने लगे। ये हमारी दूर की रिश्तेदार है। कुछ दिनों से बीमार चल रही थी, इसीलिए इसे हमारे पास भेज दिया गया है। पर दिखने में ये तो बिल्कुल स्वस्थ लग रही है। हाँ, ये तो सही बात है। सुखिया, इसको एक विचित्र बीमारी हो गई है। ये कुछ महीने पहले जंगल में घूमने आई थी। वहाँ इसके सिर पर चोट लग गई, तभी से इसने अपनी याददाश्त खो दी है। सुखिया वहाँ से चला गया। गांव में ये बात फैल गई कि बलराम के घर उसकी दूर की रिश्तेदार कोई सुंदर लड़की आई है। ऐसे कई दिन गुजर गए। एक रात जब बलराम और राधा गहरी नींद में सोए हुए थे, अचानक रूपमणि की आंखें खुल गई। उसकी आंखों की पुतलियां सफेद हो गई और उसका चेहरा विकृत होने लगा। बलराम और राधा की नींद खुल गई और जैसे ही उन्होंने रूपमणि को देखा, उनके होश उड़ गए। ये रूपमणि को क्या हो रहा है? लगता है हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये कोई आम लड़की नहीं है। तभी बाहर तेज आंधी चलने लगी। घर का दरवाजा जोर से खुल गया। बलराम और राधा की चीखें गूंजने लगी। पड़ोसी चीखों की आवाज सुनकर बाहर निकल आए और तेजी से दौड़ते हुए बलराम के घर आ पहुँचे। मगर सामने का दृश्य देखकर सबकी दहशत से आंखें फटी की फटी रह गई। रूपमणि बेहोश हुई पड़ी थी। बलराम और राधा की लाशें फर्श पर पड़ी थीं। उनकी हालत देखकर लग रहा था कि किसी जंगली जानवर ने उन्हें नोच डाला हो। ये क्या हुआ? देखो, रूपमणि के होठों पर खून लगा है। तभी रूपमणि को होश आ गया। अपने सामने बलराम और राधा की लाशें देखकर वो डरकर कांपने लगी। सुखिया रूपमणि की ओर देखकर बोला, बलराम और राधा को किसने मारा? मुझे कुछ नहीं पता। झूठ मत बोलो। चीखों की आवाज गूंज रही थी और तुमने कुछ नहीं सुना। मेरी बात का विश्वास करो, मुझे सच में कुछ याद नहीं। सुखिया दहशत भरी नजरों से बलराम और राधा की लाशों को देखने लगा। अगले दिन बलराम और राधा का अंतिम संस्कार कर दिया गया। सुखिया गांव के जमींदार के पास पहुंचकर बोला, मुझे ये कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि बलराम और राधा की हत्या रूपमणि ने की है। क्या क्या कह रहे हो? मैंने उसके होठों पर खून देखा था और लाशों की हालत भी वैसी ही थी जैसे किसी ने खून पिया हो, लेकिन मैंने रूपमणि को अपना शक जाहिर नहीं होने दिया। अगर ऐसा है तो हमें महाराज को खबर देनी होगी। सुखिया और जमींदार चिंतित नजरों से एक दूसरे को देखने लगे। गांव में भय फैलने लगा। इधर राजा विक्रम बगीचे में टहल रहे थे। तभी मंत्री जगन्नाथ वहां आ पहुँचे। महाराज, आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी मंत्री? महाराज, आप जानते हैं कि विजयगढ़ का साम्राज्य हमारे केशव नगर से कहीं अधिक विशाल और शक्तिशाली है। हाँ, ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन ये मेरे लिए खुशी की बात कैसे है? महाराज, विजयगढ़ की राजकुमारी सुलोचना आपके पुत्र राजकुमार आदित्य को पसंद करती हैं और उनसे विवाह करना चाहती हैं। उनके पिता राजा सूरज ने उन्हें अपना जीवन साथी चुनने की पूरी स्वतंत्रता दे रखी है। यदि राजकुमारी सुलोचना का विवाह आदित्य से संपन्न हो जाता है तो हमारे राज्य की शक्ति और विस्तार दोनों बढ़ जाएंगे। यही तो आपके लिए खुशखबरी है महाराज। और हाँ, राजकुमारी सुलोचना इस समय जंगल में ठहरी हुई हैं और राजकुमार आदित्य से मिलना चाहती हैं। मैं अभी वहीं से लौट कर आ रहा हूँ। जंगल में? राजकुमारी को हमारे महल में ठहराने में क्या समस्या थी? महाराज, मैंने उन्हें आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि वो आपके महल में तभी प्रवेश करेंगी जब वो आपकी पुत्र वधू बनकर आएंगी।
राजा विक्रम ये सुनकर प्रभावित होकर मुस्कुराने लगे। तभी राजकुमार आदित्य वहाँ आ पहुँचा। पिताजी, आपके चेहरे पर ये विशेष मुस्कान क्यों है? कोई महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है क्या? हाँ, बिल्कुल सही पहचाना। तुम्हारे विवाह की चर्चा हो रही है। मंत्री जगन्नाथ तुम्हें जंगल ले जाएंगे, जहाँ राजकुमारी सुलोचना ठहरी हुई है। वो तुमसे मिलना चाहती है। और अगर वो मुझे पसंद नहीं आई तो? मुझे पूरा विश्वास है कि वो तुम्हें पसंद आएंगी। उनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक प्रसिद्ध है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उनसे बेहतर और कोई राजकुमारी मिलेगी। कुछ देर बाद राजकुमार आदित्य मंत्री जगन्नाथ के साथ जंगल में पहुंच गया। वहाँ कुछ कच्चे घरों जैसे बने शिविर बने हुए थे और कुछ सैनिक पहरा दे रहे थे। मंत्री जगन्नाथ एक कक्ष में आदित्य को लेकर गए और बाहर चले गए। अंदर एक सुंदर युवती बैठी हुई थी। राजकुमार आदित्य ने उस पर नजर डाली तो वो युवती शर्मा गई। मेरा नाम राजकुमारी सुलोचना है। हाँ, मुझे पता है। पिताजी ने मुझे बताया था। मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं अक्सर शिकार के लिए जंगल में आती हूँ और इस बार भी शिकार के लिए आई हूँ। मैं 3 दिन तक यहीं ठहरूंगी। तुम सोचकर मुझे जवाब देना। लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। अगर तुम मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करोगे तो मैं तुम्हें कभी भी दुखी नहीं होने दूंगी। राजकुमार आदित्य मुस्कुराते हुए शिविर से बाहर निकल गया। बाहर मंत्री जगन्नाथ खड़े थे। क्या तुम्हें राजकुमारी सुलोचना पसंद आई? वो सुंदर है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मंत्री जी, आप जानते हैं कि मैं इतनी जल्दी विवाह नहीं करना चाहता हूँ। मैं विवाह उसी लड़की से करूँगा जिससे मेरा मन राजी होगा। मंत्री जगन्नाथ का चेहरा गंभीर हो गया था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। दोनों वापस महल की ओर चल दिए। राजकुमार आदित्य महल पहुंचकर दरबार में गया, जहां राजा विक्रम पहले से मौजूद थे। राजकुमार आदित्य अपने पिता से कुछ कहने ही वाला था, तभी अचानक 2 ग्रामीण जमींदार और सुखिया दरबार में प्रवेश कर गए। महाराज, हमारे गांव में एक भयंकर घटना घटित हुई है। क्या हुआ? महाराज, कल रात हमारे गांव के निवासी राधा और बलराम की बड़ी ही निर्ममता से हत्या कर दी गई। हमारे राज्य में हत्या? ये घिनौना कृत्य करने की हिम्मत किसने की? महाराज, हम सबको विश्वास है कि ये किसी इंसान का काम नहीं, बल्कि किसी डायन का किया हुआ है। महाराज, कुछ समय पहले राधा और बलराम की दूर की रिश्तेदार रुक्मणी उनके घर पर आई थी। वो अपनी याददाश्त खो चुकी है। जब हत्या हुई तो सबसे पहले सुखिया वहाँ पहुँचा। उसने देखा कि राधा और बलराम मृत पड़े थे। उनके शरीर में एक बूंद भी खून नहीं था और रुक्मणी बेहोश थी। गांव वालों का शक है कि राधा और बलराम की हत्या रुक्मणी ने नहीं की है, और गांव वालों को यह भी शक है कि रुक्मणी एक डायन है। तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो कि वो डायन है? जब रुक्मणी को होश आया तो मैंने उससे पूछा कि ये किसने किया, लेकिन उसने कहा कि उसे कुछ भी याद नहीं है। ये कैसे संभव है? यदि हत्या के समय वहाँ चीखें सुनी गई थी तो रुक्मणी ने क्यों नहीं सुनी? महाराज, रुक्मणी को कुछ याद नहीं रहता। उसे सिर्फ अपना नाम याद है। तुम सब एक स्त्री को डायन कैसे कह सकते हो? वो भी वो स्त्री जो अपनी याददाश्त खो चुकी है। उस पर ऐसा गंभीर आरोप लगाना शर्म की बात है। राजकुमार आदित्य, तुम्हें हमारी प्रजा से इस तरह बात करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं स्वयं इस मामले की जांच करना चाहता हूँ पिताजी। मैं नहीं मानता कि वो स्त्री एक डायन हो सकती है। ठीक है, यदि तुम स्वयं जांच करना चाहते हो तो करो, लेकिन मुझे जल्द से जल्द असली दोषी चाहिए। राजकुमार आदित्य जमींदार और सुखिया की ओर देखकर बोला, मुझे रुक्मणी के पास ले चलो, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। कुछ ही देर में राजकुमार आदित्य जमींदार और सुखिया के साथ गांव बलराम के घर के सामने खड़ा हुआ था। सुखिया ने आदित्य को घर के अंदर जाने का इशारा कर दिया और वो खुद बाहर ठहर गया। घर के अंदर रूपमणि चुपचाप एक कोने में बैठी हुई थी। आदित्य धीरे धीरे उसके पास आकर बोला, मेरा नाम राजकुमार आदित्य है, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रूपमणि है। बलराम और राधा तुम्हारे दूर के रिश्तेदार थे, आखिर तुम्हारा उनसे रिश्ता क्या था? बलराम और राधा मेरे कोई नहीं लगते थे। इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? कुछ दिनों पहले मैं बलराम और राधा से तालाब के किनारे मिली थी। वो मुझे अपने घर ले आए और अपनी बेटी की तरह रखने लगे। लेकिन कल जब मैं सुबह उठी तो मैंने देखा कि उनकी लाशें मेरे सामने पड़ी थी, बहुत बुरी हालत में। ये सुनकर आदित्य अवाक रह गया। लेकिन यहाँ के लोगों का मानना है कि मैंने उनकी हत्या की है। अब आप ही बताइए, जिन लोगों ने मुझे बेटी की तरह रखा, मैं उनकी हत्या कैसे कर सकती हूँ?
लेकिन यहाँ के निवासियों का कहना है कि तुम बलराम और राधा की दूर की रिश्तेदार हो। दरअसल राधा और बलराम ने मेरा सच छुपाया था। वो नहीं चाहते थे कि यहाँ के लोगों को पता चले कि मैं कौन हूँ। वो मुझे जंगल से लेकर आए थे। तुम जंगल में क्या कर रही थी? मुझे कुछ भी याद नहीं। क्या तुम्हें वो तालाब याद है जहाँ तुम राधा और बलराम से मिली थी? हाँ, मुझे याद है। ठीक है, मुझे वहाँ ले चलो। मैं खुद उस जगह को देखना चाहता हूँ। कुछ देर बाद वो दोनों जंगल की ओर चल दिए। जंगल पहुंचकर रूपमणि ने एक तालाब की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं यहीं पर बैठी थी जब राधा और बलराम मेरे पास आए थे। मुझे सच में नहीं पता कि मैं इस जंगल में कैसे आई। आदित्य एक पत्थर पर बैठकर गहरी सोच में गुम हो गया। उसे ये मामला बहुत विचित्र लग रहा था। तभी अचानक अंधेरा घिर आया और तेज हवाएं चलने लगी। रूपमणि के लंबे बाल अचानक बढ़ने लगे और उसकी आंखों में भयावह चमक आ गई। ये देखकर आदित्य डरते हुए बोला, इसका मतलब वो लोग सही कह रहे थे। अगले ही पल रूपमणि का चेहरा विकृत होने लगा और वो एक भयानक रूप में बदल गई। वो आदित्य को घूरने लगी और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। आदित्य भयभीत होकर पीछे हटने लगा। तभी अचानक एक साधु प्रकट हो गए और वो जोर से चिल्लाते हुए बोले, पीछे हट जाओ राजकुमार, नहीं तो इस श्रापित स्त्री से तुम बच नहीं पाओगे। इतना बोलकर साधु ने अपनी झोली से भस्म निकालकर रूपमणि के विकृत शरीर पर फेंक दी। रूपमणि चीखते हुए कुछ ही क्षणों में बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसका शरीर फिर से सामान्य हो गया। आदित्य साधु से बोला, साधु महाराज, अगर आप समय पर नहीं आते तो ये तो मेरा खून पी जाती। मैंने लोगों की बातें नजरअंदाज की, लेकिन ये वास्तव में एक डायन निकली। ये स्त्री एक श्रापित स्त्री है, ना कि कोई डायन। श्रापित और डायन में बहुत अंतर होता है और इसका श्राप टूट सकता है। तो फिर ये स्त्री आखिर है कौन? ये कौन है और यहाँ कैसे आई, ये इसे खुद ही याद आएगा। जब याद आएगा तभी सच्चाई सामने आएगी। तुम्हें खुद ये सच्चाई पता लगानी होगी। केशव नगर का भविष्य राजा तुम हो और तुम्हें अभी से अपने कर्तव्यों का पालन करना सीखना होगा। अब आप ही बताइए, इस स्त्री का श्राप कैसे टूट सकता है? यहाँ से कुछ दूर नीलगिरी पर्वत है। वहाँ एक अग्नि पुष्प उगता है जो रात के अंधेरे में एक झील के किनारे लाल किरणों से जगमगाता है। परंतु याद रखना, उसे पाना आसान नहीं होगा। कुछ ही देर में आदित्य घने जंगलों और उबड़ खाबड़ चट्टानों से होते हुए नीलगिरी पर्वत की ओर बढ़ रहा था। चारों ओर सन्नाटा पसरा था। बस पेड़ों के झूमने और झिंगुरों की आवाजें आ रही थी। उसके हाथ में मशाल थी जिसकी रोशनी अंधेरे को थोड़ा छांट रही थी। ये रास्ता जितना कठिन लग रहा था उससे कहीं ज्यादा डरावना है, लेकिन मुझे हर हाल में वो अग्नि पुष्प लाना ही होगा। कुछ ही देर में वो झील के किनारे पहुंच गया। झील की सतह पर लाल रोशनी झिलमिला रही थी। सामने एक चट्टान पर चमकता हुआ अग्नि पुष्प लहरा रहा था। लेकिन जैसे ही आदित्य ने उसे तोड़ने के लिए कदम बढ़ाया, तभी झील से एक भयंकर आकृति वाला जल राक्षस सामने आ गया। ये अग्नि पुष्प सिर्फ मेरे राज्य में उगता है, कोई इसे ऐसे नहीं ले सकता। अगर तुम इसे चाहते हो तो पहले मुझसे लड़कर दिखाओ। मैं ये पुष्प लेकर ही जाऊंगा। मैं हार नहीं मानूंगा। मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा। जल राक्षस ने झील का पानी घुमाकर एक बड़ा भंवर बना दिया, जिससे तेज लहरें उठने लगी और अपने लंबे नुकीले हाथों से आदित्य पर वार करने लगा। लेकिन आदित्य तेजी से झुक गया। उसने अपनी तलवार से जल राक्षस के हाथ पर वार कर दिया, पर पानी से बने शरीर पर तलवार बेअसर रही। तभी आदित्य ने सोचा कि अग्नि ही इस राक्षस को हरा सकती थी। आदित्य ने जल्दी से मशाल उठाई जो अभी बुझी नहीं थी। उसने मशाल को जल राक्षस की ओर फेंक दिया। जैसे ही आग उसके शरीर से टकरा गई, जल राक्षस दर्द से चिल्लाने लगा और धीरे धीरे धुएं में बदल गया। अब रास्ता साफ था। आदित्य ने आगे बढ़कर झील किनारे लगे अग्नि पुष्प को तोड़ लिया। जैसे ही उसने पुष्प को हाथ में ले लिया, वो चमकने लगा और उसमें से हल्की हल्की गर्मी महसूस होने लगी। अब मुझे ये पुष्प लेकर साधु महाराज के पास जाना होगा। आदित्य चारों ओर देखते हुए तेजी से पर्वत से नीचे उतरने लगा, ताकि सूरज निकलने से पहले वो वापस लौट सके। चारों ओर घना अंधेरा फैला था और ठंडी हवा बह रही थी। आदित्य तेजी से तालाब के पास पहुंच गया, लेकिन तालाब के किनारे साधु कहीं नहीं थे। अब ये साधु महाराज कहाँ चले गए? तभी उसकी नजर रूपमणि पर पड़ी। वो बेहोश पड़ी थी और उसके पास एक विचित्र दिखने वाला तांत्रिक बैठा मंत्र पढ़ रहा था। तांत्रिक की आंखें चमक रही थी और उसका चेहरा रहस्यमयी था। कौन हो तुम?
तांत्रिक धीरे धीरे उठकर खड़ा होकर आदित्य की तरफ घूरते हुए बोला, तेरा काल हूँ मैं। आदित्य के चेहरे पर गुस्सा छलक उठा। उसने तलवार को जोर से पकड़ लिया। तुम रुक्मणी के पास कौन से मंत्र पढ़ रहे थे? मूर्ख, रूपमणि को मैंने ही अपने तांत्रिक मंत्रों के श्राप में बांधा था। वो मेरे इशारों पर नाच रही थी, निर्दोष लोगों को मार रही थी। आदित्य की आंखों में क्रोध भड़क उठा, लेकिन तभी तांत्रिक ने एक रहस्यमय मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। अचानक आदित्य को लगा जैसे उसका शरीर जलने लगा हो। वो दर्द से कराह उठा। अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो ये तांत्रिक मुझे जिंदा जला देगा। आदित्य ने बिजली की गति से तांत्रिक के शरीर पर वार कर दिया। तांत्रिक चीखते हुए जमीन पर गिरा और उसकी आंखें खुली रह गई। वो मर चुका था। आदित्य तेजी से रूपमणि की ओर बढ़ गया, लेकिन तभी उसके कानों में एक तेज गरजती हुई आवाज टकराई। रुक जाओ आदित्य, क्यों अपनी मौत को समय से पहले बुलाना चाहते हो? आदित्य चौंक कर पीछे देखने लगा। राजा विक्रम अपने 2 सैनिकों और मंत्री जगन्नाथ के साथ खड़े थे। सुखिया और जमींदार भी उनके पीछे खड़े कांप रहे थे। पिताश्री, आप? राजा विक्रम ने हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया। मुझे कुछ नहीं सुनना। जमींदार और सुखिया ने सब कुछ बता दिया है। तुम रूपमणि से पूछताछ कर रहे थे और रूपमणि का चेहरा अचानक भयावह हो गया। आदित्य कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन मंत्री जगन्नाथ बीच में बोल पड़े। महाराज, हमें यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। रूपमणि को महल ले चलिए और उसे जिंदा जला दीजिए। डायन को जिंदा जलाना ही उचित है। राजा विक्रम ने सैनिकों की ओर देखकर कहा, महल में ले चलो इसे। आदित्य आगे बढ़कर कुछ कहने की कोशिश करने लगा, लेकिन राजा विक्रम ने उसकी बात अनसुनी कर दी। कुछ ही देर में वे सभी महल में खड़े हुए थे। महल के विशाल कक्ष में चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। राजा विक्रम अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर कठोरता झलक रही थी। सामने बेहोश पड़ी रूपमणि धीरे धीरे होश में आकर आश्चर्य से सबकी ओर देखने लगी। महाराज, रूपमणि को होश आ गया है। इससे पहले कि ये फिर से अपने असली रूप डायन में आ जाए, इसे तुरंत मार देना चाहिए। मंत्री जी, ये आप क्या कह रहे हैं? ना आपने मेरी बात सुनी और ना पिताजी ने। बकवास मत करो राजकुमार आदित्य, सच बताओ, क्या ये झूठ है कि जब तुम इसे तालाब के किनारे ले गए थे तब ये भयानक रूप में परिवर्तित हो गई थी? क्या सुखिया और जमींदार झूठ बोल रहे थे? पिताजी, वो सच बोल रहे थे, लेकिन आगे की कहानी आप नहीं जानते। हमें आगे की कहानी सुनने में कोई रुचि नहीं। हमें बस ये पता है कि रूपमणि एक डायन है और इसकी छाया तुम पर पड़ चुकी है। इसे मारना अत्यंत आवश्यक है। तभी एक सैनिक तेजी से भीतर आ पहुंचा। महाराज, विजयगढ़ की राजकुमारी सुलोचना महल में पधार चुकी हैं। क्या? जाओ, उन्हें अतिथि गृह में ठहराओ। कुछ देर बाद हम राजकुमार आदित्य के साथ उनसे मिलने पहुंचेंगे। राजा विक्रम इससे आगे कुछ और बोल ही पाते कि तभी राजकुमारी सुलोचना वहां स्वयं आ पहुंची। सैनिक वहां से चला गया। सुलोचना की नजर जैसे ही रूपमणि पर पड़ी, उसके चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान आ गई। लगता है मैं गलत समय पर आ गई। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है राजकुमारी। ये कौन है? बस इतना जान लीजिए राजकुमारी कि ये एक डायन है और महाराज इसे फिर से जिंदा जलाने वाले हैं। मैं अक्सर जंगलों में शिकार करती हूँ और इस तरह के डायनों से मेरा सामना होता रहता है। अगर आप अनुमति दें तो मैं स्वयं इसे जिंदा जलाना चाहती हूँ। तुम्हारी ये निडरता हमें बहुत पसंद आई। अब चाहे आदित्य माने या ना माने, हम तुम्हारा विवाह अपने पुत्र से अवश्य कराएंगे। ये सुनकर राजकुमार आदित्य बुरी तरह से क्रोधित हो गया। बस कीजिए, मैं इतने समय से आप सबको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप सुनना ही नहीं चाहते। रुक्मणी डायन है या नहीं, इसका खुलासा स्वयं रुक्मणी करेगी। इतना बोलकर राजकुमार आदित्य ने अपनी जेब से एक अद्भुत अग्नि पुष्प निकाल लिया। अग्नि पुष्प को देखते ही सुलोचना और मंत्री जगन्नाथ के चेहरे का रंग उड़ गया। उनके चेहरे पर भय झलकने लगा। राजकुमार आदित्य ने बिना समय गंवाए अग्नि पुष्प को रूपमणि के ऊपर फेंक दिया। जैसे ही पुष्प उसके शरीर से टकराया, रंग बिरंगी आभा उसके चारों ओर फैल गई और उसकी आंखों में फिर से चेतना लौट आई। महाराज, देखिए, ये भयानक रूप में बदल रही है। देर मत कीजिए, इसे तुरंत जिंदा जलवा दीजिए। एक शब्द और मत बोलना मंत्री जगन्नाथ। अब मुझे सब कुछ याद आ चुका है। मैं कोई डायन नहीं हूँ। क्या बकवास कर रही हो तुम?
बकवास नहीं महाराज, मैं डायन नहीं हूँ। मैं विजयगढ़ की राजकुमारी रुक्मणी हूँ। ये सुनकर राजा विक्रम और राजकुमार आदित्य चौंक गए। ये तुम क्या कह रही हो? विजयगढ़ की राजकुमारी तो सुलोचना है। सुलोचना राजकुमारी नहीं है, बल्कि मैं हूँ। कुछ दिन पहले मंत्री जगन्नाथ हमारे महल आए थे और उन्होंने मेरे पिता से कहा कि राजकुमार आदित्य मुझसे विवाह करना चाहते हैं और विवाह करने से पहले वो मुझे एक बार मिलना चाहते हैं। मेरे पिता ने मुझे मंत्री के साथ भेज दिया, लेकिन मंत्री मुझे जंगल के एक खंडर में ले गए। जब मैंने पूछा कि हम वहाँ क्यों जाएं, तो उन्होंने बहाना बनाया कि रात अधिक हो गई है और खंडर में हम सुरक्षित रहेंगे। इतना बोलकर रूपमणि की आंखों में आंसू बहने लगे। तभी वहाँ पर सुलोचना आई और अचानक उसका चेहरा डरावना हो गया। मैं कुछ समझ पाती इससे पहले ही वहाँ एक तांत्रिक आ गया, जिसने अपने जादू से मुझे बेहोश कर दिया। जब मेरी आँख खुली तो मैंने खुद को तालाब के किनारे पाया और मेरी सारी याददाश्त जा चुकी थी। ये सुनकर राजा विक्रम हक्के बक्के रह गए। तभी सुलोचना का चेहरा भयावह रूप से बदलने लगा। मूर्ख राजा, ये सच कह रही है। अब जबकि सच्चाई सामने आ ही गई है तो सुन लो, डायन मैं हूँ। मैं चाहती थी कि तुम्हारा पुत्र मुझसे विवाह करे ताकि मैं रानी बनकर अपनी इच्छा अनुसार सभी को मारकर खा सकूं। तभी मंत्री जगन्नाथ जोर से हंसने लगे। ये सही कह रही है महाराज। मैं आपसे सीधे युद्ध करके स्वयं राजा नहीं बन सकता था, तो मैंने काली शक्तियों का सहारा लिया। ये सुनकर राजा विक्रम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तो ये सब तुम्हारा किया धरा था? हाँ महाराज, मैं सीधा तुम पर हमला नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने एक तांत्रिक को अपनी योजना में शामिल किया और विजयगढ़ के राजा के पास झूठा प्रस्ताव लेकर उसकी पुत्री रूपमणि को जंगल में लेकर आ गया। तांत्रिक ने रूपमणि को श्रापित कर दिया और मैंने आपको सुलोचना को विजयगढ़ की राजकुमारी बताया, जो कि एक डायन है, क्योंकि मैं जानता था न आपने रूपमणि को देखा है न राजकुमार आदित्य ने। समझ गया। तो इसका मतलब ये है जिस तांत्रिक को मैंने मारा था वो तुम्हारा साथी था? हाँ, मेरा साथी था, लेकिन अब वो मेरे किसी काम का नहीं रहा था, क्योंकि मेरा काम तो डायन सुलोचना कर सकती थी। सोचा था तुम सबके अंत बड़े ही धैर्य से करूंगा, परंतु परिस्थितियां बदल चुकी हैं। लगता है अब तुम सबका अंत करना ही पड़ेगा। इतना बोलकर मंत्री जगन्नाथ सुलोचना से बोले, देखती क्या हो, आदित्य, राजा विक्रम और रूपमणि को खत्म कर दो। मंत्री जगन्नाथ ने इतना कहा ही था कि तभी रंग बिरंगी किरणों के बीच वही साधु प्रकट हो गया। उसकी आंखों में क्रोध था। साधु ने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए और देखते ही देखते मंत्री जगन्नाथ और सुलोचना जलकर भस्म हो गए। सच्चाई सामने आ चुकी है रूपमणि, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। मैंने 2 निर्दोष लोगों की हत्या की है। मैं खुद को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगी। नहीं रुक्मणी, तुम निर्दोष हो। मैं तुम्हें अपनी पुत्र वधू बनाऊंगा। कुछ दिन बाद भव्य समारोह